ये मूवी अब वोपिंग 3 घंटे की है और 2 घंटे तक बड़ी ही मुश्किल से मैं ये मूवी देख पा रहा था। मजा सिर्फ मूवी के लास्ट 40 मिनट में था, वो भी उतना नहीं। और शॉकिंगली मूवी खत्म होने के बाद में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आखिरकार मूवी में हुआ क्या, और जो हुआ भी वो देखकर मैं थोड़ा अचंभित भी था कि भैया आखिरकार मूवी में ये क्या दिखा दिया गया। तो इसलिए हमने सोचा कि इस मूवी को स्पॉइलर रिव्यू करेंगे ताकि आपके सजेशंस और कमेंट्स भी हमें मिल सके। सो स्पॉइलर अलर्ट, और स्पॉइलर अलर्ट के बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये स्पॉइलर अलर्ट रिव्यू देख भी लेंगे तो भी मूवी अब जब देखेंगे तो भी आपको मूवी समझ में नहीं आएगी। मूवी की स्टोरी ड्यून के पार्ट 1 से कंटिन्यू होती है और फोकस करती है पॉल एट्रेडिस पर, जो कि फ्रीमैन के साथ मिल जाते हैं ताकि बदला ले सके उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से उन्होंने अपना परिवार खो दिया, यानी अपने पिता और दोस्तों को। बट इनकी जर्नी में इनको पता चलता है कि सिर्फ बदला नहीं, पूरा प्लैनेट खतरे में हो सकता है इनकी वजह से, जिसको ये अवॉइड करना चाहते हैं। क्या है वो खतरा और क्या पॉल अपना बदला ले पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे? कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे सैंडवर्म, ढेर सारे प्लॉट ट्विस्ट और बढ़िया वीएफएक्स से और बोरिंग स्टोरी से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है डून पार्ट 2। जिसके हाथों कयामत होती है उसी के हाथों कमान होती है। ड्यून। ड्यून पार्ट 2 रिलीज हुई इंडिया में 1 मार्च 2024 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी समझने के लिए ये जरूरी है कि आपने इसका पहला पार्ट जो कि 3 साल पहले आया था वो आपने देखा हो, जो कि अगेन 3 घंटे का है। और कोइंसिडेंटली अगर आपने उस मूवी को देखा था उस वक्त यानी कि 3 साल पहले, तो एक बार फिर आपको देखना होगा ताकि यादें ताजा हो सके, ताकि आपको समझ सके कि भैया 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था। वरना ये मूवी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और वैसे भी आपको फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट गेस क्या होगा? यस, सैंडवर्म्स और इसके वीएफएक्स। नो डाउट दोनों बढ़िया थे। स्टोरी कहीं कहीं पर मुझे सरप्राइजिंगली ठीक लगी, कहीं कहीं पर थोड़ी पुअर। सरप्राइजिंगली अच्छी क्योंकि सैंडवर्म्स को लेकर काफी कुछ दिखाया गया जो कि स्टोरी के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग था। मूवी ने इसमें 2 चीजें मिक्स की हैं, एक साईफाई और रिलीजन। 2 गुट होते हैं, एक ऐसा जो एडवांस्ड है और रिलीजन में नहीं मानता, और दूसरा जो कि मानता है। प्रोफेसी कह सकते हैं इसे, जैसे कि कहीं पर कुछ लिखा होता है कि ऐसा होने वाला है। नॉर्मली मोस्टली मूवीज में आपने देखा ही होगा कि कहीं पर लिखा होता है कि एक एक हीरो या एक अजूबा या हमारा देवता या कोई आएगा हमें बचाएगा, और कुछ XYZ चीज़ें भी लिख दी जाती है कि ऐसा ऐसा वो करेगा ताकि हमें पता चले कि यही वो प्रोफेसी है। इस मूवी में वो पॉल एट्रेडिस होते हैं। इन्हें इस ग्रुप में उसूल करके बुलाया जाता है, लेकिन ये खुद अपना नाम मुआदिद रख लेते हैं। लीसन अल गैब के नाम से भी लोग इन्हें चैंट करते हैं, मतलब वो जो बाहर से आएगा और वो जो अराकिस के प्लैनेट पर पानी लाएगा, क्योंकि इस प्लैनेट पर अगर सबसे ज्यादा कमी है तो वो पानी की है ना। यहाँ तक स्टोरी ठीक है, लेकिन आपको ठीक इसलिए लग रही है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें मूवी में ना तो बताई जाती है और ना ही इनडायरेक्टली समझाई जाती है, बस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बता दिए जाते हैं और हम थ्रू आउट द मूवी सोचते रहते हैं कि भैया इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं स्टोरी में कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं राइटिंग में कमी थी, जिसकी वजह से हम जैसी ऑडियंसेस थोड़ी कंफ्यूज रहती है। मूवी को डेनिस विलेनियोव ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अगेन इसके पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था और जिन्होंने हमेशा ऐसी माइंड बॉगलिंग मूवीज बनाई हैं। जी हाँ, मूवी सजेशंस का टाइम आ गया। तो 2016 में बनी इनकी मूवी आप अराइवल देख सकते हैं जो कि एलियंस के बारे में है, या 2013 में बनी प्रिजनर्स देख सकते हैं जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है, या 2015 में आई सिकारियो देख सकते हैं जिसकी सिनेमाटोग्राफी और साउंड इफेक्ट्स आपके माइंड ब्लो कर देंगे, या 2014 में आई एनिमी मूवी देख सकते हैं जिसको समझना ऑलमोस्ट आपके लिए मुश्किल होगा। ये सारी मस्ट वॉच मूवीज है, अगर नहीं देखा है जरूर देखिए। मूवी के फाइटिंग सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो बहुत सारे इलॉजिकल फाइटिंग सीक्वेंसेस थे मूवी में। जैसे काफी लोग फिजिकली खतरा लेकर स्पाइस प्रोडक्शन मशीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि वही चीज बाद में लेजर से बड़ी आसानी से कर दी जाती है। तो भैया फिजिकली जाना ही क्यों, दूर से लेजर से ही उड़ा दो। एटॉमिक मिसाइल्स होते हैं जिनका यूज डायरेक्ट इंपैक्ट के लिए किया जा सकता था बट नहीं किया जाता, विच अगेन साउंड्स वेरी वियर्ड। हाउस हार्कनेन के इतनी बड़े आर्मी को पता नहीं कैसे हरा दिया जाता है और डायरेक्टली हमें यह दिखा दिया जाता है कि कैसे बड़े आसानी से पॉल बैरन हार्कनेन की हत्या कर देते हैं, जो कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो वैसे भी इवेंचुअली मर ही रहे थे। एंड इनफैक्ट जो कि सिर्फ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिनको देखकर मूवी में इंटरेस्ट आ रहा था। मतलब स्टेलन स्कार्सगार्ड का जो मेकअप किया गया था एज बैरन, वो देखने लायक था, स्पेशली जो चीजें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। नहीं मगर उन्हें भी गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह यूं ही बस मार दिया जाता है। सीरीज से याद आया कि ये मूवी की ड्यूरेशन इतनी बड़ी है, यानी कि पहले की मूवी 3 घंटा, ये मूवी 3 घंटा, अब इसकी तीसरी पार्ट आएगी वो भी 3 घंटे की होगी, तो टोटल 9 घंटे हो गए। तो भैया इसे एक सीरीज बना दिए होते, एक एक हफ्ते में एक एक एपिसोड लॉन्च कर देते इसका, तो शायद मूवी देखने का ज्यादा मजा आता। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुकी है, इसकी पार्ट 3 भी आएगी जिसका नाम होगा ड्यून मसेया, जो कि अगेन मुझे लगता है 3 साल के बाद में आएगी। ये 3 का क्या फंडा है, मतलब 3 साल के बाद में आ रही है, 3 घंटे की आ रही है,
वैसे अगर आपको याद होगा कि ये मूवी कोरोना के टाइम पर आई थी और इसे HBO मैक्स ने मैक्स के ऐप पर रिलीज कर दी थी ऑनलाइन। मेरे ख्याल से इसकी सीरीज बनाकर भी ऑनलाइन मैक्स पर रिलीज कर देते भाई। पॉल पॉल पॉल, पूरी मूवी में सिर्फ पॉल है, जेंडाया भी है, मतलब सॉरी चानी भी है। उनका वियर्ड कॉम्बिनेशन है, अजीब रोमांस है, जिसको आसानी से निकाल कर 40 मिनट बचाया जा सकता था। मूवी का और भी 10 मिनट बचाया जा सकता था, जहां पर चानी और उनके दोस्त सिर्फ ये बात करते रहते कि भाई पॉल वही है क्या, पॉल हमें बचा सकता है क्या, पॉल क्या लीड कर सकता है। आई मीन पॉल और चानी के कैरेक्टर के रोमांस को, वियर्डनेस को अगर निकाल देते तो 40 मिनट बच जाते, प्लस उसको वियर्डनेस को लेकर जो कन्वर्सेशन थे मूवी में उसको भी निकाल देते तो 10 मिनट और बच जाते, तो 2 घंटे में मूवी खत्म हो जाती। दूसरी तरफ पॉल का लीडर बनने का जर्नी भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब उनको भेज दिया जाता है कि जाओ सर्वाइव करो और नेक्स्ट डे हम उसे वर्म पर राइड करते हुए देखते हैं। तो भैया सर्वाइव क्या करना था, कौन से पाथ पर जाना था, कौन से पाथ से बचना था, वो कौन दिखाएगा। मूवी का स्क्रीन प्ले खुद जॉन स्पेंस ने, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट को लिखा था, और डायरेक्टर डेनिस विलेव्ने ने लिखा है। इतने अच्छे राइटर्स, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग आई हैव नो आइडिया। मूवी में पॉल की माँ जेसिका और उनके अंदर मौजूद उनकी बेटी आलिया का कन्वर्सेशन मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद स्टार्ट होता है। एंड वी गेट अ ग्लिम्स के कैसे अराकस पर भी अब पानी है, मे बी जिसे पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। और ट्रस्ट मी, मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग, क्यूट और अच्छा हिस्सा मुझे ये पार्ट लगा जहां पर इस चूहे को दिखाया गया है। नाउ आई डोंट नो कि ये चूहा सर्वाइव कैसा करता है इस रेत में, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स की तरह ये कोई सूट नहीं पहनता है जिससे पसीना सोख के वो पानी पी सके। नाउ दैट इज अ मिस्ट्री द डायरेक्टर हैज टू सॉल्व। वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली कंफ्यूज्ड मी, और जो कि एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो कि शायद से पार्ट 3 में कवर किया जाएगा, वो ये कि वाटर ऑफ लाइफ और चानी के आंसू में ऐसा क्या जादू था जिससे पॉल मरते मरते बच गए। एंड मूवी के अंत में हम देखते हैं कि चानी एक बहुत बड़े ग्रैंडफादर वर्म को राइड करती हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो चानी ने वो सारी चीजें कर ली हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉल ने की थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया क्या पॉल ही वो मसीहा है या चानी वो मसीहा है, क्योंकि पॉल ने वो सारी चीजें जो की हैं वो कहीं ना कहीं चानी ने भी की हैं। सो क्या रियली पॉल ही वो मसीहा है या चानी वो मसीहा है? क्योंकि देखा जाएगा तो दोनों को इक्वल स्क्रीन टाइम मिला है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिला है मूवी में। सो हो सकता है पार्ट 3 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सके। इसका सबसे मेन रीजन मुझे ये लग रहा है कि भैया चानी के आंसू में आखिर ऐसा था क्या कि ये बच गए। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो कुछ डिसेंट VFX के अलावा मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि ऑडियंसेस थिएटर बाहर आने के बाद में ये सोच रहे थे कि भैया क्या था मूवी किस बारे में था और किस नोट पर एंड हुआ, और इसी की वजह से लोग इस मूवी को बहुत कम रेट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा ही रेट कर रहे हैं। बट एज एन ऑडियंस आई थिंक कि मूवी अगर आप बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से बनाए कि आपके ऑडियंस उसे आसानी से समझ सके, अनटिल एंड अनलेस वो एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री क्यों ना हो। वेल अगेन, हमारे जैसे लोग तो रिसर्च कर लेते हैं, मूवी समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो रिसर्च करें और मूवी को समझने की कोशिश करें। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 6.5 आउट ऑफ 10। जी हाँ, मेरी तरफ से वन टाइम वॉचेबल है। ना बोलूंगा तो भी आप देखोगे, क्योंकि इतनी बड़े बजट की मूवी है, इतने बड़े तरीके से प्रमोट जो की गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।